करना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो कार्यक्रम शेड्यूल था वो था दोपहर 1 बजे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम हमको इस समय करना पड़ रहा है। उस समय हम नहीं कर पाए, इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी है। तो आज हम आपकी जिस शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उस शख्स की एक कविता पढ़ेंगे जो उन्होंने आज ही लिखी है, और आज भोपाल गैस कांड है और उसी पर उनकी लिखी कविता की कुछ लाइनें मैं पढ़ रही हूँ। भोपाल गैस कांड पे एक विभीषिका। 3 दिसंबर 84 का आंखों देखा हाल, आओ आज सुनाता हूँ मैं गैस कांड भोपाल। माता पिता का छिना सहारा, पत्नी का उजड़ा संसार, थोड़ी सी असावधानी से बिखर गए लाखों परिवार। बचे हुए अनाथ, छिन गया भाई बहन का प्यार, लाशें बिछी सड़क के ऊपर, मच गया हाहाकार। हत्यारी एक गैस बन गई, मिग था जिसका नाम, कांप उठा भोपाल, हुए थे लाखों लोग तमाम। कारखाने की जांच हुई तब तथ्य सामने आया, मिग टंकी के पास सुरक्षा का अभाव था पाया। रख रखाव की कमी वहां थी रख रखाव की कमी वहां थी, जिससे हुई जनहानि। आज बन गई वह विभीषिका केवल एक कहानी। कारखाना वो बंद हो गया, मिग भी हो गई नष्ट, लाखों मानो किंतु आज भी भोग रहे हैं कष्ट। इसलिए रावत का सबसे बस इतना है कहना, हर पल खतरे है जीवन, सावधान होकर रहना। इतनी सुंदर कविता लिखने वाले, इतनी दिल को भावुक करने वाले ऐसे कवि का हम आज स्वागत करते हैं, जो कि हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारत सिंह रावत सर जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आप आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, नमस्कार कर रहा हूँ और सभी को। और जी अम, दर्शकों, यूपी अगर आप एक्सप्रेस लोग के लाइव जितने भी देख दर्शक हैं, जी यूपी एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। और जी आदरणीय आपको सबसे पहले नमस्कार, क्योंकि आज भोपाल के लिए एक जी त्रासदी का दिन है। जी 3 दिसंबर 84 को जो घटना हुई थी, जी तो उसके ऊपर हृदय से अपने आप ही, पता नहीं क्यों, आज का दिन आते ही वो घटना याद आ जाती है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस रचना को पढ़कर इस रचना को अमर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना इमोशनली इतना लिखा है कि उसको पढ़कर, और उस छोटी सी कविता में पूरा सार लिख दिया आपने कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई। पूरा सार लिखा है उस घटना के बारे में, और इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है और आप कितने भावुक हृदय के हैं। तो सबसे पहले हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर कोई दर्शक लाइव देख रहे हैं और कुछ सवाल करना चाहते हैं कवि भारत सिंह रावत जी से, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा सवाल जवाब शुरू करें भारत सिंह जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल। जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि हिंदी काव्य साहित्य में आपका परिचय किस तरह से हुआ, और क्या परिवार में कोई भी व्यक्ति आपके हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है? मेरे परिवार में वैसे तो साहित्यिक रूप से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, जी लेकिन मेरे पिताजी आंसू कवि थे, और वो जी तुरंत रचनाएं, मतलब ग्रामीण अंचल में एक शिक्षक के रूप में वो थे, तो ग्रामीण अंचल में जो भी त्वरित घटनाएं होती थी उनके ऊपर वो त्वरित रचना कर देते थे। तो ये एक प्रकार से पैतृक गुण कह सकते हैं आप, कि वहीं से जी विरासत में मुझे मिला। और उसके जी बाद में मैं जब घर से गांव, चूंकि मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ, अब भोपाल में जी निवासरत हो गया हूँ, तो जी वहां से जब मैं बाहर निकला तो फिर उसके बाद में यहाँ आकर के कुछ साहित्यकारों से मिला। प्रभात साहित्य परिषद करके भोपाल में एक संस्था है, जी उसके माध्यम से मैं साहित्य जगत से जुड़ा, और जी फिर एक सफर चल पड़ा जो आज भी चल रहा है। जी
बहुत अच्छा बताया आपने। और आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, श्रृंगार रस की, हास्य रस की, लगभग सभी रसों में आपने कविता लिखी हुई है। जैसा कि अभी हमने भोपाल गैस कांड का पढ़ा, जी। तो सर्वाधिक आपने किस रस में कविता लिखी है और आपको किस रस में लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आता है? ये बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि जितने भी रस हैं सब अपने आप जी में परिपूर्ण है। और रचना जी, तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा सच है बात है। रामचरितमानस में कि जी निज कवित्व कहि लाग न नीका, सरिस जी होय अथवा अति फीका। तो जी ये कठिन सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जी हर रस में मैंने जो प्रयास किया है हम्म, सभी अच्छे जी लगते हैं, किंतु मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ ओज को। ओज, जी मैं मंचों से ओज ही पढ़ता हूँ। और जी श्रृंगार भी बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है, गीत गजल सब लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं मंचों के जी जी माध्यम से केवल और केवल ओज पढ़ता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। आशा गर्ग जी है आपकी एक दर्शक यहाँ से जुड़ी हैं और जिन्होंने लिखा है कि बहुत खूब। जी, ये जी बताइए कि आपने अनेक नमस्कार। काव्य गोष्ठी। जी, आशा आपने जी को नमस्कार। जी आशा जी, अगर आप सुन रही हो तो क्या कहते हैं, स्वयं कवि सम्राट भारत सिंह रावत जी जो है उनको नमस्कार, आपको नमस्कार कह रहे हैं। और आपने लिखा है बहुत खूब। ये हमारा अगला जो ये प्रश्न है कि आपके अनुसार कविता का क्या अर्थ है और आपको लगता है कि आपकी कविताएं हिंदी साहित्य के इतिहास में अ, याद रखी जाएंगी और उनको सम्मिलित किया जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बनाएंगी? देखिए, कविता का अर्थ मेरी नजरों में, एक जी कविता का अर्थ यह है कि कविता मतलब कि आप छोटे सी कम शब्दों में अपने जी मन की भावनाएं व्यक्त करें और जी लोगों के अंदर वो जागरूकता फैलाए, वह कविता है। कविता जी का मतलब ये नहीं है कि केवल तुकबंदी कर दी, वो जी कविता मैं नहीं मानता हूँ। ये मेरा, क्षमा चाहता हूँ यदि किसी को मेरी बात अनुचित लगे, लेकिन कविता जी का अर्थ वही होता है कि आप समाज को कुछ दे रहे हैं, जी आप समाज के लिए कुछ सीख दे रहे हैं जी, और बिल्कुल सही आप बात है। अपनी बात रख रहे हैं। जी। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और आपको लगता है कि आपकी कविताएं हिंदी साहित्य के इतिहास में भविष्य में एक विशिष्ट स्थान बनाएंगी? देखिए, प्रयास इंसान का होता है, मैं जी भी प्रयास कर रहा हूँ। ये जी एक लेखक या रचनाकार की का जी दुर्भाग्य कहूंगा मैं, कि जब तक जी वो जिंदा रहता है तब जी तक उसको पहचान जी मिलती जी जी, के बाद। बिल्कुल ये सही बात। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि उसके जाने के बाद ही पहचान पहचान मिलती है। मैं जिस जी माखनलाल जी चतुर्वेदी जी का नाम आपने सुना होगा, जी 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 सारी रचनाएं की, किंतु जी 8 पंक्ति की रचना ने उस कवि को अमर कर दिया। पुष्प की अभिलाषा जी आपने पढ़ी होगी, और हिंदुस्तान जी का जी कोई जी भी बच्चा नहीं है जिसने पुष्प जी की अभिलाषा नहीं पढ़ी। किंतु जब तक जी जी, बिल्कुल। चतुर्वेदी जी रहे तब तक उनको जी पहचान नहीं मिली, लेकिन इन 8 पंक्तियों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को अमर कर दिया है। ठीक है। जी, तो प्रयास तो मेरा भी है कि शायद कोई रचना ऐसी बन जाए जो भरत सिंह रावत की पहचान बने। प्रयास बिल्कुल। निश्चित रूप से हर। जी। और आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब तक कि कोई कवि और लेखक जीवित होता है तब तक उसको वो पहचान नहीं मिल पाती। जैसे हमारे उपन्यास सम्राट जी मुंशी प्रेमचंद जी जब तक जीवित जी। रहे जी। उनका जीवन बहुत ही मुफलिसी में कटा। और जी। जी। जब वो चले गए और आज तो उनका साहित्य में क्या स्थान है ये तो सभी जानते हैं। जी। जी। बिल्कुल हम आपकी इस बात से बिल्कुल रखते हैं। ये बताइए कि अगर कोई लेखक अ, अगर कोई लेखक या कोई सॉरी कोई लेखक या पाठक आपकी कविता पढ़ना चाहे तो वो कहाँ पे पढ़ सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकता है? देखिए, यदि कोई पढ़ना चाहता है तो एक ऐप है, प्रतिलिपि ऐप, जहां पर जी मेरी बहुत सारी रचनाएं, लगभग 8,000 के समथिंग रचनाएं
मेरी जी प्रकाशित हैं, जी तो जी जी वहां पर पढ़ सकते हैं। उसके अतिरिक्त मेरी 2 पुस्तकें हैं, जी शब्दों के वंशज और गंगोत्री, जी जो कि प्रकाशित हैं। तो वो जी भी उनके माध्यम से, और अभी 8 रचनाएं, 8 कविताएं, कविता जी संग्रह मेरे जी जी पाइपलाइन में है, जो बिल्कुल तैयार हैं। बहुत जी जल्दी, चूंकि कोरोना काल आ गया था, तो इस बीच में वो सब पोस्टपोन्ड हो गए। उसके बाद में कुछ पारिवारिक कारण आ गए मेरे सामने, जी तो जी इस जी वजह से अभी उन पे काम नहीं हो पाया है। लेकिन जी बहुत जल्दी वो 8 कविता संग्रह भी आ जाएंगे बाजार में। और जी इसके अतिरिक्त एक खंड काव्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर मैंने लिखा है। उस जी पे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी वो उपलब्ध हो जाए। जी 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 अ, आशा गर्ग जी आपको बराबर सुन रही हैं और जी मैसेज पे मैसेज बोल रही हैं, और इतनी सारी कविताएं लिखी है उसके लिए उन्होंने आपको वाह बोला है। और पुष्प की अभिलाषा उनकी भी फेवरेट कविता है। जी अ, जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि हमको ऐसा ज्ञात है कि आपने कोई लघु कहानी भी लिखी है, कुछ उस जी कहानी के विषय में बताएं। जी, एक लघु कहानी है, हम्म, अनोखा विवाह। जी एक ही नहीं, मैंने बहुत सारी कहानी लिखी हैं। जी जी बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ, अनोखा विवाह एक ऐसी कहानी है जी जिसमें नायिका की जब शादी तय हो जाती है, उसके बाद में कुछ कतिपय कारणों से जी उसके जो मतलब दूल्हा है, जी वो कुछ ऐसी बात रखता है जी जो उसके हृदय को कचोट जाती है, और जी उसके बाद में वह शादी से इनकार कर देती है। और फिर जी उसी मंडप जी लड़की से शादी करता है। तो एक जी अनोखी रीति एक लड़की के लिए, आज के युग के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जी एक अनोखी कहानी है। और मेरे जी ख्याल से इस तरह से समाज को सुधारने के लिए, दहेज प्रथा के विरुद्ध जाने के लिए, हर जी लड़की को संघर्ष करना चाहिए, हर लड़की को खुल के बोलना चाहिए। वो रूप के ऊपर थी कहानी, कि वो लड़की सुंदर नहीं है करके ऐसी भ्रांति किसी ने जी फैला दी। तो कहने का जी अभिप्राय यह है कि समाज जी में व्याप्त बुराई के को समाप्त करने के लिए आप अनोखा विवाह पढ़िए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। इतनी अच्छी कहानियां और इतनी अच्छी प्रेरणादायक कहानी लिखने के बाद आपने ज्यादातर काव्य विधा में लिखा है, आपने उपन्यास या कहानी एकांकी लिखने का प्रयास नहीं किया कभी? हाँ, ये मेरे साथ में रहा है। क्योंकि अभी मैं एक संस्थान में कार्यरत हूँ, तो जी 8 घंटे मुझे वहां पर देना अनिवार्य है। जी उसके बाद में जो समय मिलता है, उस जी समय में ही मैं लिख पाता हूँ। क्योंकि लघु कथा तो लिख सकता हूँ, लेकिन जी उपन्यास या एकांकी, ये जी विस्तृत हैं, बड़े जी विषय हैं। तो उन पे लिखने के लिए निश्चित रूप से आपके पास समय ज्यादा चाहिए। जी तो जी मैं, हालांकि आने वाले समय में ये जी वादा करता हूं कि निश्चित ही मैं इस और भी प्रयास करूंगा। और मेरे एक जी प्रशंसक हैं, जिनका जी आदेश है, जी जिनका आदेश है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। जी तो उनका उनका आदेश है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो जी निश्चित रूप से मैं ये उपन्यास लिखूंगा और उन्हें समर्पित करूंगा। जी बहुत जल्दी आप अपने उन प्रशंसक की ख्वाहिश को पूरा करिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जी, आप जी, अगला प्रश्न ये है हमारा कि एक कवि के लिए एक काव्य गोष्ठी का होना कितना आवश्यक है? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैं इस तरह से दूंगा कि जी जिस तरह से भोजन के लिए, भोजन तो आप, हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो डिब्बे में भी भोजन करते हैं। जी लेकिन भोजन के लिए जो थाली आवश्यक होती है, जी जी उसी तरह से कवि के लिए मतलब काव्य गोष्ठी या कवि सम्मेलन होना
बहुत आवश्यक होता है। जिस बिल्कुल तरह से थाली की जरूरत पड़ती है भोजन के लिए, उसी तरह से कवि बहुत गोष्ठी या जी, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। आपने भी अनेक काव्य गोष्ठियों में भाग लिया है, उसके विषय में हमें कुछ बताइए। आदरणीय, मेरा सफर जो है, मैंने मैं बता देना चाहता हूँ, 1984 से मैंने लिखना चालू किया, जी, लेकिन मुझे बहुत संघर्ष करने के बाद में 1997 से पहचान मिली। जी, 1984 से 1997 के बीच में बस एक आप सोच सकते हैं कि एक युवा की जो भावनाएं थी वो कविताओं में लिखता था। लेकिन जी, 1997 में मुझे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेरी जी, रचना का चयन हुआ। जी, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया जी, और श्रमिक साहित्य विशारद की उपाधि से अलंकृत किया। अच्छा, उसके बाद में फिर मेरा दिल्ली से सफर आरंभ हुआ और जी, मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि मैंने पहला कवि सम्मेलन जी, दिल्ली में पढ़ा था, जो देश की जी, राजधानी है। जी, और जी, वहां से जो सफर निरंतर चालू हुआ, तो आज 9 राज्यों की यात्रा आपके दुआओं से हो चुकी है और जी, जी, लगभग मैंने अभी तक 350 मंचों पर कविता जी। पढ़ चुका हूँ। और बहुत अच्छी बात है ये। जी, तभी मैंने आपको लिखा है कवि सम्राट, तभी मैंने आपको ये उपाधि दी है, कवि सम्राट, ये मेरा क्योंकि सौभाग्य है। जी, ये ये मेरा सौभाग्य है कि आप ये चीज मतलब मुझे जैसे अदने कवि के लिए आप कवि सम्राट लिख रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य की बात है। और यूपी एक्सप्रेस का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये इस लायक मुझे समझा। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूँ, मैं बहुत छोटा कवि मुझे लगता है कि आप भारत के कवि सम्राट हैं। भविष्य में भी आपको शायद इस नाम मैंने आपको पहली उपाधि दी है, भविष्य में भी आपको ये नाम बोला जाएगा कि भारत के कवि सम्राट भारत सिंह रावत जी। तो हूँ। बहुत बहुत आभार। कवि सम्राट जी, से मेरा अगला प्रश्न है, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कितना आप मानते हैं कि साहित्य समाज के लिए कितना आवश्यक होता है? आदरणीय, साहित्य एक ऐसी चीज है हम्म, जो समाज का दर्पण नहीं, समाज का आदर्श होना चाहिए। समाज के लिए साहित्य के बगैर कुछ नहीं है। आप यदि मैं बात करूं कि एक बच्चा है, एक बच्चे जी, को आप शिक्षा मत दीजिए, जी, शिक्षा मत दीजिए, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षा जो होती है, शिक्षा मतलब कि साहित्य, साहित्य पढ़ने के बाद ही वो बच्चा जो है जिंदगी में आगे बढ़ता है। हम रोज जी, जो पढ़ते हैं, जी, वो पढ़ने से कहीं ना कहीं जी, कुछ ना कुछ हमें रोज सीखने को मिलता है। तो जी, जी, साहित्य के बगैर तो मैं समझता हूँ कि संसार में कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आज आप अपने उत्तर दे रहे हो और बहुत दर्शक जब देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, तब उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति भी होगी। आपको अपनी कविताएँ लिखने में कभी भी किसी व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो किस तरह की आपने उसको मैनेज किया? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है जी, बड़ा जटिल प्रश्न है। जी, अ, जिंदगी में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अच्छी और बुरी परिस्थितियां निश्चित रूप से आती और जाती रहती हैं। जी। शायद रुक गया है, क्या रुक गया है जी, क्या? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं आ रहा है। आपको जी, आवाज़ नहीं आ तो रही? जी। आवाज आ रही है लेकिन चित्र, चलिए ठीक है। तो हाँ, अच्छी हाँ। और बुरी परिस्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। मेरी जिंदगी में भी अच्छी भी जी, परिस्थितियां आई, बुरी भी आई। बीच में जी, मेरे घर में एक बहुत ही दुखद पहलू ये रहा कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस जी, परिस्थिति में लिख पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जी, फिर भी मेरे जो प्रशंसक हैं, उन्होंने मेरा जी, जो मार्गदर्शन किया, मुझे जो संबल दिया, उस जी, जी, वजह से मैं जी, फिर से खड़ा हो पाया।
और जी मैं उन सब का कृतज्ञ हूँ कि जिनकी जी बदौलत मैं और लिख पाया, पढ़ पाया। जी जी। आपका परिवार जो है किस तरह से आपको कविता लिखने में सहयोग देता है? मतलब आप समय देते हैं परिवार, वही आपका समय परिवार के लिए भी है, आपके प्रोफ़ेशन के लिए भी है, तो ऐसे में कैसे समय निकालते हो और परिवार किस तरह आपको सहयोग देता है? देखिए, यदि मैं आज से 1 साल पहले की बात करूँ, तो 1 हुँ, साल पहले मेरी धर्मपत्नी मुझे पूरा सहयोग प्रदान करती थी। मेरी मेरी पहली श्रोता, पहली पाठिका और पहली आलोचक, पहली समालोचक मेरी पत्नी थी। जी, लेकिन 16 दिसंबर सन 2021 को अचानक वो जी, मुझे छोड़ के चली गई जी, और उसके बाद में वो मेरे बेटे जो हैं, उन्होंने मुझे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कभी भी व्यवधान पैदा नहीं किया है। वो हमेशा कहते हैं, पापा आप लिखो, है ना? जी, मेरी बहू हैं, बहू भी लगातार इस ओर प्रयास करती हैं कि आप लिखते रहें। और जी, जब भी कभी इस तरह के कोई ऑनलाइन कार्यक्रम होता है या कुछ भी होता है, तो पूरा सहयोग परिवार का मिलता है। बिना परिवार के सहयोग के आप कुछ भी ना तो लिख पाते हैं और ना ही आप कुछ प्रकाशित कर पाते बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आप कि परिवार के सहयोग के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये तो इसमें तो शत प्रतिशत सच्चाई है। और हैं। जो जी। भी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं। भारत सिंह जी, ऐसा कहा जाता है कि जो दर्द में होता है, वही अच्छी कविता लिखता है और जो दर्द में नहीं है, जिसकी ज़िंदगी मौज-मस्ती से चल रही है, वो अच्छा कवि नहीं हो सकता। क्या इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जी, दर्द कोई भी अगर आप सृजन करने जा रहे हैं, तो जब तक जी, आप उस कैरेक्टर के अंदर नहीं घुसेंगे, जब तक जी, आप अंतर्मन से नहीं कहेंगे कोई बात, तब तक जी, आपकी बात सारगर्भित नहीं हो सकती है। जी, जी, ये मैं जी, मानता हूँ, क्योंकि मैंने वो जी, दर्द जिया है। एक जी, लगभग आज 3 दिसंबर हो गया, तो लगभग 1 साल हो रहा है, वो दर्द मैंने जिया है। उस दर्द जी, में जो अंतरात्मा से जो शब्द निकलते हैं, वो जी, सीधे पाठक या श्रोता के हृदय में लगते हैं। जी, तो बिल्कुल इसलिए सही मैं कहा। ऐसा मानता हूँ कि दर्द में निकली हुई कविता या रचना, वो जी, बहुत ही उसका अपना महत्व होता जी। आपने बहुत सारी विधाओं में लिखा है, जैसे कविता, मुक्तक, दोहा, शेर। है। जी। आपको सबसे ज़्यादा किसमें पसंद है? किस विधा में लिखना ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ओज, क्योंकि अच्छा, राष्ट्र के लिए मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी ने जब मैं 5वीं कक्षा में था, जी, तब जी, एक रचना मुझे दी थी। वो जी, 5वीं कक्षा का जो छात्र है, उसके जी, लिए बचपन में ये कि आजाद हो गया है, वो कविता आज जी, भी नहीं भूल पाया हूं मैं। आजाद हो जी, गया है प्यारा वतन हमारा, सदियों के बाद जी, फिर से चमका नया सितारा। और जी, बरसात का समय था, बादल गरज रहे थे, मारे खुशी के देखो मेंढक उछल रहे थे, वे जी, सोचते यही थे यह पर्व है हमारा, सदियों के बाद फिर से चमकाना है। ये रचना मैंने 5वीं कक्षा में मेरे पिताजी ने मुझे लिख के दी थी कि अब बोलो स्कूल में। जी, और वहां से मुझे कविता के प्रति लगाव हुआ, और जी, तब से लेकर अब तक मैं लिखता हर विधा में जरूर हूँ, लेकिन मुझे सबसे जी, प्रिय है ओज। जी। आपने इतनी सारी लगभग 8,000 कविताएँ लिखी हैं। आपको अपनी कौन-सी कविता सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि निज कवित्व कही लाग न निका। बहरहाल, अ, सभी रचनाएं मुझे पसंद हैं, क्योंकि मैं जी, उनका सृजक हूँ। और कविता जी, जो है, एक रचनाकार की औलाद के समान होती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। एक कविता है जो 3 मिनट की एक कविता है, 3 मिनट जी, की। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल पढ़िए, पढ़िए। लेकिन उस ये कविता ने सीधा मतलब, कोटा की धरती पे इस कविता का जन्म हुआ था। जी, जब मैं कोटा गया था कवि सम्मेलन में, जी,
तो जी वहां पर एक पार्क के ऊपर लिखा हुआ था जी कि कारगिल के प्रथम शहीद कैप्टन अजय आहूजा को समर्पित। जी ठीक है। तो जी मेरे मन में एक संशय आया, क्योंकि कारगिल युद्ध जो हुआ था जी उसको अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो 3 मई 1999 को घुसपैठ हो चुकी थी। जी भारत सरकार ने 23 मई 1999 को युद्ध घोषित किया था। जी 23 मई 1999 को हमें जो पहली पार्थिव देह मिली थी जी वो थी कैप्टन अजय आहूजा की, जो कि कोटा जी की धरती के लाल थे। जी जी लेकिन उसके पहले 15 मई 1999 को हमें एक पार्थिव देह मिल गई थी। जी उसका आज तक जिक्र नहीं है। वहां से उस कविता का जन्म हुआ। बस ये कि माँ भारती के भाल पर चंदन लगा गया, रक्षा जी वतन की करने जीवन लगा गया, और साहस अदम उसका सौरभ था जिसका नाम, उस वीर जी कैप्टन को सत मेरा प्रणाम। जब पता जी चला चरवाहे से कि घुसपैठ हो चुकी है तो दिल्ली को सूचना देने के बाद कारगिल बचाने हो अधीर चल दिए, रक्षा वतन की करने रणवीर चल दिए। न गोलियों की फिक्र थी न मौत का था डर, देश के मतवाले चले जीतने समर। अरे माँ भारती के लाल गोली दाग रहे थे और पाक फौजी खेत छोड़ भाग रहे थे। कप्तान कालिया थे निर्भीक और निडर, पर खा गए वे धोखा मंजिल पे पहुंचकर। और 15 मई 99 को हो गया अंधेर, कुत्तों ने पहली बार एक घेर लिया शेर। कईयों ने जी मिलके एक साथ वार कर दिए, हथियार छीन करके बेहथियार कर दिए। फौलादी जिस्म थे वो सभी बार सह गए, और हंसते हंसते सारे अत्याचार सह गए। तब तब जिनेवा समझौते की याद ना आई। जिनेवा संधि आपको याद होगा। जी जिनेवा संधि के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी देश के सैनिक को बंदी बना लिया जाता है तो उसका वध हम्म नहीं किया जाता है। तब हम्म जिनेवा समझौते की याद ना आई। कुत्तों ने मिलके एक साथ शक्ति लगाई, सौरभ के लिए पाक फौज बन गई थी काल। कई अंग काट डाले और आंखें ली निकाल, आखिर शहीद हो गया वो शेरनी का लाल। लेकिन वो खड़े कर रहा है आज कई सवाल, और चुपते हुए सवाल रखता हूँ कि क्या जो हुआ वो कोई अत्याचार नहीं है? अरे क्या फौजियों का कोई परिवार नहीं है? क्या पाक फौजियों का कृत्य बदनीयत नहीं? सरहद पे मरने वालों की क्या अहमियत नहीं? और इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? अगली पंक्ति लिखना नहीं चाहिए लेकिन कलम नहीं रुकी कि इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? सरहद की रक्षा करने आ जाए कौन क्यों? और जब हमारे देश का कोई नेता वहां जाकर के उन्हें गले लगाता है, तब हम्म कहता हूं कि जी क्या अब भी क्या अब भी मोहब्बत की उनसे आस करोगे? उन हम्म दोगलों पे कब तक विश्वास करोगे? उन दोगलों पे जी कब तक विश्वास? जी। जी जी तो वो- जी बहुत बहुत आपने अच्छा सवाल बोला, बहुत अच्छा प्रश्न बोला आपने। बहुत मतलब जो एक मार्मिक कविता और दिल से मतलब छूने वाली कविता बोली है। जी इतनी सारी कविता आप जो बोल रहे हैं, आपकी प्रिय कवि और लेखक कौन है और कौन सी रचना आपको सबसे ज्यादा उनकी पसंद है? देखिए, यदि मैं कवि की बात करूं तो हरिओम पवार जी। अ, मैं भारत का संविधान हूं लाल किले से बोल रहा हूं, उस कविता को आप सुनेंगे हरिओम पवार जी की तो बिल्कुल हृदय को छू जाएगी। ऐसी रचना आदरणीय पवार साहब ने लिखी है, तो मैं उनका सबसे मतलब बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और उनको अपना आदर्श मानता हूं। और उनकी जो संविधान रचना है, मैं भारत का संविधान हूं लाल किले से बोल रहा हूं, मुझे बहुत प्रिय है। और यदि मैं लेखक की बात करूं तो लेखक में मेरे ही नहीं, हिंदुस्तान के लगभग जितने भी कहानी और कविता सॉरी कहानी और ये उपन्यासों के प्रशंसक हैं, सबके हृदय सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका मैंने गबन भी पढ़ा है, गोदानी भी पढ़ा है, बहुत जी सारी जी रचनाएं पढ़ी हैं। तो जी जी ये
बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आपके जो फेवरेट कवि हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं जी खुद भी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसिका हूँ। जी अ, जी जी ये तो था आपका साहित्य। अगर आप कोई जी। कमेंट्स करना चाहें दर्शक तो कर सकते हैं। अ, आशा जी बराबर आपको देख रही हैं और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भेज रही हैं, और अब भी दर्शक अगर देख रहे हो, कुछ पूछना चाहें भारत जी से तो पूछ सकते हैं। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? साहित्य के अलावा आपको किस चीज़ में रुचि है? अ, साहित्य के अतिरिक्त जब मेरे पास समय बचता है तो पहली बात तो परिवार के लिए समय देना तो एक हर जी, व्यक्ति का दायित्व होता है। उसके अतिरिक्त जी, मेरा जो है समाचार, जो हिंदी समाचार है वो सुनना, क्रिकेट देखना, जी, ये मेरे शौक हैं। और जी, जी, बाकी मेरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा प्रतिदिन का अगर मैं शेड्यूल कहूँ तो जब जी, तक मैं भोजन करता हूँ तब तक मैं टीवी देखता हूँ। उसके जी, अतिरिक्त टीवी देखने का समय नहीं होता है। मैं जी, ज्यादातर समय सृजन के लिए देता हूँ, क्योंकि जी, 8 8 घंटे मेरे नौकरी में चले जाते हैं। जी, उसके अलावा 16 घंटे मेरे पास बचते हैं। जी, तो 16 घंटे में से लगभग 5 घंटे में अपने आप को देता हूँ, मतलब कि आराम के लिए। जी, तो 13 घंटे ये निकल गए। बाकी का जो समय बचता है उसमें से लगभग 2 घंटे का समय परिवार के लिए और जी, बाकी का समय साहित्य के लिए समर्पित है। जी, जी, जी। आपने जैसा अभी बताया कि आपकी 2 कविताएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। जी इसके अलावा भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं में भी बहुत सारी हमने सुना है कि आपकी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। कुछ रोशनी डालें इस विषय पर। देखिए, उत्तर प्रदेश से मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जी, कुछ दिल्ली से भी मेरी कुछ दोहे प्रकाशित हुए हैं। अभी लेटेस्ट ही दिल्ली से प्रकाशन हुआ। तो बहुत सारे जी, जो मतलब प्रकाशक हैं उन्होंने मुझे प्रकाशित किया है। इसके जी, अतिरिक्त भी भोपाल दूरदर्शन IND24 चैनल है, जी, भास्कर न्यूज चैनल है। इसके जी, अतिरिक्त भी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से मेरा प्रसारण हुआ है। आकाशवाणी जी, भोपाल से मेरा प्रसारण हुआ है। और जी, मैं निरंतर कहीं लगा रहता हूँ, जहाँ माँ शारदे भिजवा देती है वहां चला जाता हूँ। जी, जी, जी। आपने बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। कुछ बताइए उसके विषय में? मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जी, जी, 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे अवार्ड दिया था। वो मेरा पहला बड़ा अवार्ड था। जी, अ, उसके अलावा फिर 1998 में फिर से पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे सम्मानित किया। और 1999, मतलब कि ये पुरस्कारों की हैट्रिक थी जो मध्य प्रदेश जी, सरकार के द्वारा मुझे मिली। उसमें कुछ जी, उस समय पे धनराशि भी जो मिली थी वो काफी जी, बड़ी थी। हालांकि आज के समय में तो वो बहुत छोटी है, लेकिन उस समय जी, पे 25,000 रुपया मायने रखते थे। जी, तो बिल्कुल। वो उसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ, जो जी, मध्य प्रदेश के बाहर के सम्मानों की बात करूं, जी, जी, तो गगन स्वर हिंदी से भी सम्मान ये दिल्ली से मुझे प्राप्त हुआ है। जी, जी। उसके अलावा तेलंगाना से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, जो अरे हिंदी वाह! भाषी क्षेत्र है। जी। जी, और जी, उसके अतिरिक्त ये प्रभात साहित्य परिषद भोपाल के द्वारा सरस्वती प्रभा सम्मान, मतलब लगभग अगर मैं सबकी बात करूं तो मुझे अभी तक लगभग 150 सम्मान प्राप्त हुए हैं। और सभी जी। संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, और आप वाक़ई और एक अ, एक सम्मान, और एक सम्मान आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक जी, जी, जी। सम्मान आज आज मुझे प्राप्त हो गया, जो आदरणीय आपके इस चैनल ने मुझे कवि सम्राट कहा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान जी, बिल्कुल, जो जिस योग्य होता है उसे उसी योग्य जाना जाता है, और आप इस योग्य हैं कि आपको भारत के कवि सम्राट कहा जाए, भारत देश के कवि। तो है। बहुत
जी, आज के युवा लेखक और कवियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और एक अच्छे लेखक और एक अच्छे कवि में, ताकि वो बन सकें? मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो मुझे भी कुछ आपसे टिप्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं जो युवा वर्ग है जो लिख रहा है उससे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जी, आप जो भी लिख रहे हैं, मैंने तुलसीदास जी की जो चौपाई से आरंभ किया था वहीं पे हूं मैं और वहीं पे रहूंगा कि निज कवित्व कही लागना नीका। आपको जी, आपकी रचना बहुत प्रिय होगी, निश्चित रूप से प्रिय होगी, लेकिन जी, आपकी कमी यदि कोई देख सकता है तो वो हो सकता है आपका पाठक, वो हो सकता है आपका दर्शक। जी, तो उनके सुझाव पहले ध्यान जी, दें, नंबर वन। नंबर दो, जी, कि आप किसी ऐसे रचनाकार जो कि एक पारंगत रचनाकार है उससे आप थोड़ा मार्गदर्शन लें इनिशियल स्टेज में। मैं भी बहुत सारे लोगों से मार्गदर्शन लेता हूं और हुँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको आपकी रचना के बारे में सलाह दे सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आलोचना आलोचना का बुरा ना माने। जी, आलोचना का जिसने बुरा माना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आलोचना बिल्कुल, को सिरोधार्य करें, निश्चित रूप से जी, आप सफल होंगे। दूसरी हुँ, चीज यह है कि आज के दौर में अतुकांत कविताओं का दौर है। जी, बहुत सारे लोग अतुकांत लिख रहे हैं। जी, मेरा यह सच मानना है कि छंदबद्ध कविता ही एक ऐसा प्रारूप है जिसमें कविता निखरती है। तो छंदबद्ध के ऊपर प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफल होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। और आपकी दूसरी तरफ चीज ये है, से जी, जी, आलोचकों को बिल्कुल भी न नकारें, आलोचकों का हृदय से स्वागत करें। जी। बहुत अच्छा ये आपने जो सुझाव दिया, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लेखक है या कोई कवि है, अगर आलोचना करते हैं तो लेखक उस पे भड़क जाते हैं। ये कई बार मैंने देखा है। तो बहुत अच्छे सुझाव है कि अपने आलोचकों को वो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी समाये, बिन बिल्कुल साबुन पानी बिल्कुल बिना निर्बल करे सुभाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज कैसा लगा आपको हमारे चैनल पर आकर? ये मेरा सौभाग्य है कि आपके इस चैनल के माध्यम से, यूपी एक्सप्रेस के माध्यम से आज मैं दर्शकों तक पहुंचा हूं। तो जी, इस चैनल को बहुत बहुत नमन कर रहा हूं, पूरी टीम को सादर मेरा नमस्कार है। और जी, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके इस चैनल ने मुझे आज उपस्थित होने का मौका दिया। जी। सबसे अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे यूपी एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए कुछ संदेश, कुछ कहें? यूपी एक्सप्रेस इतना अच्छा चैनल है जो जी, यूपी एक्सप्रेस होते हुए भी यूपी के बाहर बहुत जी, ज्यादा पसंद किया जाता है। तो जी, आप, और इसका पूरा का पूरा श्रेय यूपी एक्सप्रेस के दर्शकों को जाता है, पूरा का पूरा श्रेय। टीम को तो जाता ही है, टीम तो अपना जी, प्रयास करती है, लेकिन टीम के जी, लिए ये कह सकते हैं कि भाई वो अपने चैनल की प्रशंसा के लिए काम कर रहे हैं। तो जी, कोई मतलब गलत शब्द नहीं होगा, लेकिन किसी भी चैनल को या किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में उसके पाठक, उसके दर्शक का सबसे बड़ा महत्व होता है। और यूपी एक्सप्रेस के दर्शकों ने ही यूपी एक्सप्रेस को सफल बनाया है, इसलिए वो सब बधाई के पात्र। बिल्कुल। और दर्शक नहीं होते तो हमारा चैनल भी नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, और आशा गर्ग जी ने आपके लिए बहुत सारी कमेंट्स किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनको पर्सनली धन्यवाद दें। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आशा मैम। हालांकि प्रतिलिपि पे आपको पढ़ता हूँ और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। आपकी रचनाओं को मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ और आप का मार्गदर्शन भी मुझे हमेशा मिलता रहा है। अपना स्नेह बनाए रखिए, बस यही आपसे आशा है। आशा जी से बिल्कुल। आशा लगा हूँ। जी, जी। और बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक हमारे कार्यक्रम देखते हैं और
उन पे कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी खुशी होती है कि कुछ लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं। और आशा जी ने बहुत अच्छे मैसेज किए। और सबसे बड़ी बात कि आज हम आपका बहुत आभार मानते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई और इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ पढ़ी आपने। और दोबारा आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। जी, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस चैनल का, और आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने, हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि क्षमा चाहता जी, हूँ आज विलंब से आने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कारण हो गए थे जो मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बता दिए थे। उसके लिए मैं जी, दर्शकों से माफी चाहता हूँ कि मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, और पूरी टीम से मैं हृदय से माफी मांगता हूँ कि मेरे कारण ये शो विलंब से हुआ। लेकिन मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपके पूरे चैनल का, पूरी टीम का, और विशेष रूप से आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और माफ़ी मत माँगिए, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। जी। जी, तो धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारत सम्राट कवि, भारत देश के कवि सम्राट जो उपाधि आज मैंने उनको दी है, भारत सिंह रावत जी। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे चैनल पर आए। कल दोपहर 1 बजे भजन सम्राट नवीन श्रीवास्तव जी से आपका साक्षात्कार होगा। और हमारे चैनल पे देखिए और उसमें कमेंट्स करिए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। और जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।